सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और प्यारी बुआ को नमस्कार। नमस्कार राजुल बिटिया, कैसी हो? हम ठीक हैं। सब ठीक है ना? सब बढ़िया है बुआ। लग नहीं रहा है बिटिया। क्यों? क्या पता, ये देखो जैसे ये सब आज जब हम लोग बातें करें जा रहे हैं, हाँ, तो उसमें तो सब ठंडा ठंडा सा दिख रहा है कुछ हमें। बुआ कहाँ? कहाँ? तुम खुद ही पढ़ो, बताओ जरा सा। तुम कुछ जब बताने लगोगे अभी अपने भाई बंधुओं को ना, जब अपनी सहेलियों से जब मिलोगी तो बताओगी। तो आज हाँ, हम बताओ, रानी बताओ। खेत घूमने जा हाँ, रहे तो हैं। बताओ ये कौन सी जगह है? गर्म जगह है? हाँ, अब ये बताओ। तो ठंडी जगह है। और अच्छा, रिश्तों में अकेलापन? हाँ, उसमें ठंडक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो फ्रिज के बारे में बताने जा रही हो, यहाँ पर फ्रिज भी ठंडा है। खरीदते समय, हाँ तो बहुत ठंडक है। और ढूंढते हैं कि ऐसी फ्रिज रहे जो खूब ठंडक दे मजे में, है? हाँ, तनी भी 19 न रहे। अच्छा बुआ, अब हम समझ गए कि आप रिश्तों के में जो ठंडापन आता है, जो अकेला कर देता है, उसकी बात कर रही हो। फिर वो भी बात कर रही है। लेकिन बुआ, जब जरूरी सामान भूल जाते हैं तब ऐसे तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई कहीं जाएं तो आप कुछ सामान भूले होंगे, वो अपनी यादें ताज़ा कर लीजिए। तो थोड़ी इस समय तो मज़ा आएगा, जिस समय पड़े थे ठंडे हाथ पांव, इस समय तो मज़ा आएगा सुन के। सही बात है ना? और दूसरी बात ये कि रिश्तों में जो है कभी भी ऐसा ना हो कि ठंडक आ जाए, यानी कि अकेलापन ना हो, वो ऊर्जा बनी रहे, वो ऊष्मा मिलती रहे नहीं चाहिए जो रिश्तों में होनी चाहिए। हम मिलते हैं किसी से तो कितना मिलते हैं, सही बात। कितना मिलते हैं? हाँ, 100 ग्राम 200 ग्राम। हाँ। क्या बात कही है बुआ। वैसे बुआ, ये इस गर्मजोशी के साथ जो है ना, जो कुछ ठंडक है भी, मान लीजिए कि ठंडक है, तो वो भी चली जाएगी बुआ की गर्मजोशी के साथ। भैया ये सब जरूरी ठंडक है। जैसे कि अब रानी खेत ना घूमा तो कहाँ घूमा, बताओ जरा। भले कितना ठंडक हो, अपना ऊनी कपड़ा लो, लादो फांदो, चल पड़ो। हाँ, ये लेकिन तो है। चलने से पहले गीत वीत गा लिया जाए तब मजा आए जरा, है ना? बिल्कुल। वादियों का सफर है, हंसी मंजिलों पे नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली वादियों का सफर है, हंसी मंजिलों पे नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली वादियों का सफर है। ये नाज़नीनों के मेले, हसीनों के ये खुले गेसुओं की बहार, रंगीन चेहरों को महके सवेरों को चूमती है नजर बार बार, मैं खो गया हूँ, खुली वादियों का सफर है, हंसी मंजिलों पे नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली वादियों का सफर है।
चांदी के आंगन में डोलते झूमते ये बदन, क्या रंग बिखरा है, क्या खूब निखरा है सुरमई शाम का बागपन। मैं खो गया हूँ खुली वादियों का सफर है, हंसी मंजिलों पे नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली वादियों का सफर है। ऐसी खुली खुली वादियां हैं कहाँ पर? रानीखेत में। हाँ बुआ चले आप। चलो चलो, क्योंकि भाई हमारे साथी भी कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रदेश में बहुत गर्मी पड़ रही है, बिहार से लिख रहे हैं कि चलिए ले चलिए। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश है, तो फरमाइश तो हम पूरी कर देते हैं, क्योंकि रानीखेत चलना है तो हमारा भी बहुत दिल है, क्योंकि वहाँ जाते ही मन बाग बाग हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। उत्तराखंड राज्य में है ये और अल्मोड़ा जिला है। वहीं पर समुद्र तल से 1824 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सुंदर घाटियां हैं, चीड़ और देवदार के वृक्षों की छाया है, फल लताओं से ढके सकरे रास्ते हैं। और देखो उसके बाद जब ना दूर दूर से टेढ़ी मेढ़ी जलधारा दिखती है तो ऐसे लगता है कि कोई बत्ती सी ऐसी है ना, जैसे कि दिए की बाती हो, ऐसा लगता है दूर से। लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक जाओ तो उसकी ध्वनि सुनाई देती है जल की ना, तो कितनी सुंदर लगती है। फिर उसके संग जलधाराएं देखिए आप, सुंदर वास्तुकला वाले प्राचीन मंदिर, ऊंची उड़ान भर रहे तरह तरह के पंछी होते हैं ना, उससे और खूबसूरती बढ़ जाती है। और भाई जाहिर है कि शहर के शोर से दूर शांत वातावरण, आप तनाव मुक्त रहेंगे। और इन तमाम खूबियों के साथ से ये सजा तो है, लेकिन जब आप खुद जाएंगे तो तनाव तो यहाँ छोड़ के जाएंगे ना शहर में, बिल्कुल, तो और मजा आएगा। आप भी सज जाएंगे, मजे जाएंगे। वैसे बुआ, ये रानीखेत बसने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यही हम पूछने वाले थे कि नाम कैसे पड़ा। स्थानीय एक लोक कथा है, उसमें बताया जाता है कि कत्यूरी राजा थे सुधारदेव, तो उन्होंने अपनी रानी का दिल जीता था। रानीखेत की खूबसूरती से रानी को इतना प्यार हुआ था कि उन्होंने राजा से वहां ठहरने की बात कह डाली। तो रानी की बात मानकर राजा ने वहां रुकने का फैसला किया और इस तरह इस जगह का नाम रानीखेत रख दिया गया। तो भाई खेतों में खेत रानीखेत हो गया। और 1815 में अंग्रेजों ने इस स्थान को गोरखाओं से लिया और इसके बाद यहाँ छावनी बनी और ये अंग्रेजों के लिए गर्मियां बिताने का पसंदीदा स्थान बन गया। तो भाई हमारे साथी जो लिख रहे हैं कि भाई बहुत गर्मी है ले चलिए, तो ऐसा नहीं है कि केवल उनकी ही फरमाइश थी, वो जगह ही ऐसी है कि गर्मी से अगर छुटकारा पाना है तो आप रानीखेत चलिए, है ना। अरे बड़े मजेदार घुमावदार रास्ते होते हैं। आपको लगेगा ऐसे देखिए तो आप अगर चढ़ाई चढ़ सकते हैं तो आप ऐसे सीधे चढ़ जाइए, तो बकायदा 1-2 किलोमीटर का रास्ता आप थोड़ी सी दूर में तय कर लेंगे फट से, हरियाली के बीच में से, है ना। बिल्कुल। वैसे चढ़ने में फिर जान निकल जाती। अच्छा बुआ, यहाँ का जो रानीखेत का गोल्फ कोर्स है वो बहुत मशहूर है, 5 किलोमीटर दूर है शहर से, और फिल्मों की शूटिंगें तो यहाँ पे बहुत होती रहती हैं। कोमल हरी घास है और इस गोल्फ मैदान में 9 छेद हैं खेलने के, और आसपास फूलों के सुंदर सुंदर बाग हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, ये बात तो है। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय में कुमाऊं रेजिमेंट की महिमा जितनी भी हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, वो सब संजो कर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कुमाऊं क्षेत्र की विरासत और रीति रिवाज को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय को 1970 में बनवाया गया। और संग्रहालय के अंदरूनी हिस्से में कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित कई युद्ध कौशल की जो तस्वीरें हैं, मतलब युद्ध जो भी हुए उसकी तस्वीरें हैं। उसके संग संग यहाँ सशस्त्र बलों और दुश्मनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं रखे हुए तरह तरह के, और बहादुर सैनिकों के पदक और उनकी वर्दियां, और युद्ध के दौरान पकड़े गए जो विद्रोहियों के झंडे आदि हैं वो भी रखे गए हैं। आप देख सकते हैं, तो इस तरह से बहुत कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी वर्दी होती थी, कैसे हथियार उस समय चलते थे, कितने युद्ध हुए होंगे, कैसे पदक मिलते थे। तो देखने में बड़ा रोमांचकारी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसकी सबकी जानकारी भी लिखी रहती है बाकायदा। और फिर आशियाना पार्क भी बहुत मशहूर है यहाँ का, इसे देवदार उद्यान भी कहा जाता है। इस पार्क का निर्माण और विकास जो है वो कुमाऊं रेजिमेंट ने ही किया है, और यहाँ पर बच्चों के लिए ना जंगल थीम विकसित की गई है।
तो हर्बल बगीचे हैं, घास के सुंदर मैदान है आहा। और रंग बिरंगे फुहारे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी परीलोक में आ गए। रानी झील नरसिंह मैदान के समीप वीर नारी आवास के नीचे स्थित है और इस झील में नौकायन की सुविधा उपलब्ध है, तो भाई अच्छा लगेगा नौकायन करेंगे तो। हाँ। और यहीं पर झूला देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, देवी दुर्गा को समर्पित है ये मंदिर। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। और भगवान शिव को समर्पित है बहुत प्राचीन मंदिर बिनसर महादेव। इसका निर्माण राजा पिथु ने कराया था। भगवान शिव के साथ साथ यहाँ पर भगवान गणेश, देवी गौरी और बहुत से अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। हाँ, उनकी पूजा होती है। इसके साथ संग नरसिंह मैदान के समीप मनकामेश्वर मंदिर स्थित है। भालू धाम या भालू डै एक बनावटी झील है, कृत्रिम झील है और यहाँ से हिमालय श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य दिखा जा सकता है। इस खूबसूरत बांध के आसपास के क्षेत्र में स्थित उद्यान में आराम कर सकते हैं, है ना। हाँ। और ये बांध जो है 1903 में ब्रिटिश सरकार द्वारा विकसित किया गया था। और मचखाली जो है वो रानीखेत से 12 किलोमीटर दूर एक पिकनिक स्पॉट है जो एकदम सड़क से सटी हुई जगह पर है। अल्मोड़ा रानीखेत रोड जो है वहीं पर। यहाँ पर हिमालय का सौंदर्य और उसकी जो विशालता है उसके एकदम पास से दर्शन होते हैं। 26,500 फीट ऊंची त्रिशूल चोटी जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल टावर की तरह लगती है ये चोटी। तो भाई बहुत खूबसूरत है। और जो बांध की हम बात कर रहे थे ना राजुल बिटिया, वहां पर पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है, तो इसलिए कुछ लोग जाके ना वहाँ शिविर लगा के रहते हैं। तो यानी कि हाँ, ऐसा नहीं कि बस आप सुबह सुबह घूमे, कभी कभी आप शाम को घूमे, तो सवेरे से लेके रात और पूरी रात का नज़ारा, उसका आनंद, वो जब कहते हैं ना झिंगुर आदि की झुनझुन झुनझुन है वो सुनाई देगी। हाँ। तो उसका अलग मजा मिलेगा। सुबह आप जब देखेंगे कि किस तरह से बर्फीली चोटियों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो अलग अलग तरीके से जो उसकी छटा है वो देखी जा सकती है। हाँ, और आसपास बहुत सारे शिविर लगाने वाले लोग रहते हैं, तो मतलब एकदम ऐसा नहीं कि अकेला रहता हो, तो ऐसा भी मतलब डर के मारे आपके हाथ पांव ठंडे नहीं होंगे। अच्छा, एक रानीखेत से पास में ही है, 8 किलोमीटर की दूरी पर है, एक गांव है जिसका नाम है ताड़ी खेत। ये गांव जो है वो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब महात्मा गांधी उत्तराखंड गए थे तो वो यहीं पर आकर रुके थे और यहाँ पर उनकी कुटी भी है जी। और यहीं पर श्री गोलजीऊ देवता जी को समर्पित गोलजीऊ देवता मंदिर है, जिन्हें न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। और कहा जाता है कि लगभग 600 वर्ष पूर्व उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में श्री गोलजीऊ देवता महाराज जी का राज हुआ करता था और इनकी बहुत लोग मानते हैं इनको। बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत जगह पर तो बुआ सुना है कि कसम भी यही खाई जाती है कि गोलजीऊ देवता की सौ ऐसे करके कसम खाते हैं। बिल्कुल भाई, बात भी यही है कि आज जहाँ पर भी उन्होंने न्याय दिलाने के लिए उनकी का दरबार लगता था, वहाँ पर आज भी उनको उसी तरह से माना जाता है भाई, क्योंकि न्याय अगर दिया जाता था और सचमुच वो न्यायप्रिय थे तो जाहिर है कि पूजे जाएंगे। और बताते हैं कि वहाँ पर उनके मंदिर में बहुत सारी अर्जियां और ऐसे लगी रहती हैं, कुछ तो स्टैम्प पेपर पर भी लिखी रहती हैं, यानी कि आज भी उनको ये मानते हैं लोग और रख देते हैं अपनी अर्जी कि हमें न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल। और अब चौबटिया गार्डन चला जाए बुआ, तो यहाँ पर ये करीब 265 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये फलता फूलता गार्डन है बुआ। मतलब यहाँ पे सिर्फ अद्भुत है, बिल्कुल है ना? फूलों की क्यारियां नहीं है, फूल नहीं है, फल भी है और फलों के दर्जनों पेड़ हैं, जिसमें लगभग 36 किस्म के सेब के पेड़ देखने को मिल सकते हैं। मतलब केवल सेब 36 तरह के हैं। हाँ। हम लोग तो बस यही सोचते हैं कश्मीर वाला है कि उत्तराखंड वाला है कि हिमाचल वाला है, बस। हाँ, है ना? छोटा बड़ा बस यही जानते हैं और रंग से पहचानते हैं, लेकिन सोचिए 36 किस्म के सेब कैसे होंगे वो देखने का ही अपना एक अलग आनंद है। और वो गुच्छे में जब लगे होते हैं पेड़ पर तो उसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर खुबानी, आड़ू, शाहबलूत, बादाम और सेब के उद्यान, जैसा कि हमने बताया, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये गार्डन खास तौर से फलोद्यान, बगीचों और फूलों के साथ साथ सरकारी फल अनुसंधान केंद्र के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भाई, ये जो उद्यान जिसकी चर्चा कर रही हो राजुल बिटिया, ये रानीखेत से 10 किलोमीटर दूर है। ये हम अपने साथियों को बता दें। अब फिर जब तुम कहोगी चलो खरीदारी करने बुआ, तो भाई सदर बाजार चल सकते हैं। यहाँ कुमाऊनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें मिलेगी, खास तौर से कढ़ाई वाले कपड़े भी मिलेंगे, है ना? और इसके संग संग
वैसी शॉल जो खूब गर्माती है। हाँ, खूब सर्दियों में ओढ़ी जाती है जो। जी। और ऊनी शर्ट है, जैकेट है, कुर्ते हैं, या जो पूरा एक सलवार और कुर्ता जो पूरा पहना जाता हाँ। है, उसके कपड़े भी वहाँ पर मिलते मिलते हैं। हैं। और इस तरह से मतलब गर्म कपड़ों का एक अच्छा खासा स्टॉक बना सकते हैं वहाँ जाकर। सच बात और है। उचित मूल्यों पर मिलते हैं ये, महंगे नहीं मिलते। महंगे नहीं मिलते हैं, लेकिन अब आप जब जाएंगे तब ना पता चलेगा। तो जाइए, घूमिए, वहाँ की संस्कृति से परिचित होइए और थोड़ी अब वह सी पहाड़ी मिठाई जरूर खाइएगा और लेकर भी आइएगा। अरे वो बाल मिठाई कहते हैं उसको। हाँ। वो बर्फी के रूप में होती है, लेकिन बिल्कुल गाढ़ा चॉकलेट का रंग होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी गोलियां चिपकी रहती हैं। वो जैसे होम्योपैथी की दवा होती है उससे थोड़ी सी बड़ी है, वो बिल्कुल शक्करी होती है। शक्कर होती है। बाल जब आप मिठाई। लाती थी तो हम लोग पूरा डिब्बा साफ कर देते थे। बाल मिठाई के लिए तो भाई अभी भी मुंह में पानी आ गया। इससे अच्छा कि मुंह में पानी आए और हम बोलने लायक न बचे, गाना वाना सुना दो। पार है, कहूँ मैं कैसे, डरूँ मैं सबसे, ये पहला पहला प्यार है, तिरछी नजर का प्यार है, नाजुक सी अकेला गपार है, कहूँ मैं कैसे, डरूँ मैं सबसे, ये पहला पहला प्यार है, तिरछी नजर का प्यार है। तिरछी नजर का वार कई बार कहते हैं ना कि भाई बड़ा सख्त होता है, लेकिन बहुत असरदार होता है। बहुत असरदार होता है। लेकिन बुआ कई बार ऐसा भी होता है कि तिरछी नजर हो, सीधी नजर हो, कैसी भी नजर हो, हाँ। फर्क ही नहीं पड़ता। तुम कहीं अकेलेपन पर तो नहीं जा रही हो? अकेलेपन की ही बात हम कर रहे हैं, लेकिन उस पर हाँ हमारे बहुत सारे साथी बहुत कुछ लिख रहे हैं। बहुत दुखी हैं, हमें लग रहा है। सभी लोग परेशान हैं क्या इस बात से? हमें तो यही लग रहा है। तो
तो लेकिन आज लंबा विषय है, चलो इससे पहले ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी खरीदारी की बात कर लेते हैं ना। हाँ, कि देखिए खरीदारी त्योहार आते तो ना होता है ना कि चलो अब ले लिया जाए। ऑफ सीजन डिस्काउंट आ रहा है इसलिए, हाँ, है ना? हाँ। हाँ, हम समझ रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि अभी बस डिस्काउंट का समय है, इसलिए हम लोग बता दे रहे हैं भाई कि डिस्काउंट आने वाला, खरीद लीजिए। हाँ, क्योंकि पहले बहुत लालच आती थी कि कभी कभी ये लोग ऐसे छूट देते थे कि 1111 रुपए की छूट, कभी 1234 रुपए की छूट, 1 2 3 4। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं और रिझाने के हैं। लेकिन राजुल बिटिया एक बात तो है, कहीं ना कहीं अगर आप खूब छानबीन कर लें तो फायदा भी हो जाता है हम लोगों को। भाई ऐसा ना हो कि हर बार हम यही कहें कि व्यापारी हमें लूट रहे हैं, है ना? और क्या, तो हमें फायदा तो हो जाता है कहीं ना कहीं तो फायदा होता ही होता समझदारी है। से, लेकिन चलें हाँ, तो समझदारी से चले। तो जैसे कि हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि फ्रिज आज के समय में हर घर की जरूरत बन चुका है। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन हम फ्रिज का इस्तेमाल हमेशा ही करते हैं। फ्रिज खरीदना काफी मुश्किल काम है, और फ्रिज क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो तो जब स्टोर पर पहुंचते हैं तो असंख्य विकल्प देखकर हैरान और असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या खरीदें और क्या नहीं। हाँ। कुछ जरूरी बातें इन्होंने बताई हैं जी। कि बजट का रखें ध्यान, क्षमता और साइज, और एनर्जी एफिशिएंसी का रखें ध्यान। और आगे लिखा है कि और अधिक जानकारी सखी सहेली प्रोग्राम में तो मिलेगी। अब तो हमारी जिम्मेदारी बन गई कि और बातें बताई जाएं। तो लेकिन हालांकि इन्होंने कहना चाहिए सारांश में बहुत कुछ बता दिया है। बहुत कुछ बता दिया। अब एफिशिएंसी की जो बात है, बजट की जो बात है, वो तो सब हमें ध्यान में रखना ही है। अब छोटी छोटी चीजें हैं, उससे कैसे पता चलेगी कि उसकी एफिशिएंसी जो है, जो भी उसकी क्षमता है, वो क्या हमारे हाथ में भी है घटाना बढ़ाना कि नहीं, ये हम थोड़ा सा बता सकते या हैं, कैसे देख सकते हैं उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। नहीं, वैसे भी जो भी उसकी क्षमता है, चलो उसके अलावा हम कैसे उसमें इजाफा करते हैं और कैसे उसकी क्षमता कम करते हैं, वो भी हमारे हाथ में है। ये भी हाथ में है, क्योंकि भाई अक्सर लोग समझते हैं कि जो फ्रिज के को लेकर, मतलब ये एक धारणा अक्सर होती है कि ज्यादा गर्मी है इसीलिए फ्रिज में सामान ठंडा नहीं हो रहा है, और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि अब हम एक बात बताएंगे तो सबको हंसी आएगी। राजुल बिटिया जब छोटी थी तो सुबह उठते ही फ्रिज खोल के खड़ी हो जाती थी। कहती थी इसमें बत्ती जलती है, बड़ा मजा आता है। हाँ, मजा तो आता है। और कभी कभी गर्मी में खड़े हैं कि हमें मुंह में ठंडी ठंडी हवा लग रही है। कितना मजा आता है जब एकदम पसीने से तर हो और फ्रिज के सामने मुंह खोल के खड़े हो जाओ। लेकिन वो अब नहीं ना। हाँ, तो बस यही बस लेकिन ये जो क्षमता वाली बात है, तो अब इससे बताओ कि क्षमता में कमी आती है कि नहीं, है ना? हाँ, बार दरवाजा खोलने से तो आती ही है क्षमता में कमी। तो क्षमता में कमी इस तरह से आती है, तो ऐसा नहीं है कि खरीदते समय जो ध्यान रखें तो रखें, लेकिन इस्तेमाल करते समय रखें कि कैसे बार बार खोलना बंद ना करें। एक बार में अगर चीज निकाल रहे हैं तो निकाल लें सारी चीजें, है ना? और उसके संग संग जो सामान की जैसे तुम बात कर रही हो कि खूब अच्छे से भर दिया, स्टोर रूम की तरह, सब भरा है, और उसके बाद कह रहे हैं लो इतनी गर्मी है कि फ्रिज में रखा हुआ सामान भी खराब हुआ जा रहा है। तो बस बात ये है कि वो आपने जरूरत से ज्यादा भर दिया है, फ्रिज करा रहा है कि भाई अब छोड़ दो हमें, हम बहुत थक गए हैं। तो भाई समझ में आना चाहिए ना कि जैसे कि अगर आप जैसे खाना बनाते हो, 5 जने के लिए बनाया और 10 जन हो गए, तो जाहिर है कि उसमें कटौती करनी पड़ती है। तो वैसे ही अगर फ्रिज में जितने लोगों को जितने सामान को ठंडा करने की क्षमता है उसका दुगना हो गया, तो सब में कटौती हो गई, सबको आधा आधा ठंडा करेगा तो जल्दी खराब होगा, है ना? बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो सब जगह तो माप तो चलती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि बिजली इस कमरे में है तो सबको बराबर मिलेगा ठंडा। अब देखो ना राजुल बेटा, इसमें अभी देखो याद आ गया, अब एसी कभी कभी कमरे में जब चलता है तो अगर आप अकेले हैं, सामान कम है कमरे में, तो आपको बहुत ठंडक लगती है कि अच्छा खासा ठंडा हो गया। अगर वहीं आपने 15 लोग बैठ गए तो वो लगता है एसी की कूलर भी नहीं चल रहा है, सिर्फ केवल पंखा चल रहा है ना? तो ये हो गई क्षमता की बात। तो भाई इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे कमरे में कितने सदस्य हों तब ठंडा रहेगा। ये जैसे बात होती है, वैसे ही फ्रिज में भी आप ये देखें कि कितना सामान हो, और इसके लिए एक काम किया जा सकता है। ये नहीं कह रहे हैं कि फ्रिज में सामान ना रखिए, ये देख लीजिए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है या आपकी जरूरत कितनी है। आपको बड़ा फ्रिज चाहिए हो सकता है, या हो सकता है आपको 2 फ्रिज चाहिए, ये भी हो सकता है। ये बात भी सही है। मतलब आपने जब खरीदा था तो आपके परिवार में सदस्य आप 2 थे, फिर धीरे धीरे 4 हुए, फिर 6 हो गए, तो उस हिसाब से फिर आप बढ़ा उसका जो है साइज बड़ा कीजिए। बिल्कुल, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत होगी। आपके जो फ्रिज की क्षमता है वो 2 भागों में बट जाती है। एक है कुल क्षमता
और दूसरे है आपके इस्तेमाल करने की क्षमता। जी। अब जो कुल क्षमता है उसको देखने के लिए क्या करना होगा कि फ्रिज खरीदते समय वो स्टार रेटिंग होती है ना, हाँ, हाँ। और ऊर्जा की खपत, इस हाँ। बात पर भी हमारा ध्यान जाता है। बिल्कुल। तो स्टार रेटिंग का मतलब है ऊर्जा क्षमता मूल्यांकन, यानी फ्रिज की ऊर्जा क्षमता क्या है। क्या है, यानी कि वो कितना कंज्यूम करती है। हाँ, और दूसरी बात कि फ्रिज पर जितने ज्यादा स्टार होंगे उसकी ऊर्जा क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। और ये भी ध्यान दें कि अमुक मॉडल पूरे साल में बिजली की कुल कितनी इकाई लेता है, खर्च कितना होता है, यानी कि आपके बजट पर, बिजली के बिल पर कितना भार असर आएगा। पड़ेगा। हाँ। और फिर फ्रिज खरीदते समय उस पर जो नीले और हरे रंग का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का लोगो होता है, हाँ, हाँ। वो जरूर देख लें। यही तो हम कह नीले रहे और हैं। हरे रंग का। हाँ, इससे क्या होगा, रेटिंग जो होती है, EER रेटिंग जो होती है, उसकी प्रामाणिकता मिलती है। हाँ, वो पक्की हो जाएगी कि हाँ, जो कहा जा रहा है, जो सेल्समैन कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और बिजली का बिल, जैसा कि कहा आपने, बहुत मायने रखता है। तो ऐसे फ्रिज पर खर्च करें जो ऊर्जा कार्यकुशल हो। और इसके अलावा बिजली की खपत, जैसा कि अभी आपने पहले बताया था, इस बात पर भी निर्भर करती है कि भाई हम तापमान के उसको कितनी बार खोल रहे हैं। खोलने के अलावा एक बात और है कि हमने कितने डिग्री पर उसको रखा है। कभी कभी क्या होता है कि हम उसकी कूलिंग बहुत बढ़ा कर भी रखते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि उसमें अंदर एक और रेगुलेटर है जो उसको कम ज्यादा कर सकता है। तो उसके अंदर रेगुलेटर को भी देखते रहें। सर्दियों में आप उसको कम कर दें, उसकी ठंडक बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में सामान ज्यादा है, आपके यहाँ मेहमान ज्यादा आ गए हैं, आपको लग रहा है कि इस समय उस पर वजन ज्यादा, मतलब लोड ज्यादा पड़ रहा है, तो उसकी क्षमता, ठंडक जो है वो बढ़ा दीजिए, तो उसकी मतलब क्षमता बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो वो भी हमारे हाथ में है, थोड़ा सा है। और अब देखने वाली बात ये भी है कि कंप्रेसर, वो भी बहुत खास चीज होती है फ्रिज में। बहुत ठंडा करने में जो उसकी खास रोल रहता है, उसको नहीं भूलना चाहिए। अब 2 तरह के कंप्रेसर्स होते हैं, एक साधारण और दूसरा डिजिटल। जी हाँ। तो जो साधारण कंप्रेसर होता है वो तेज स्पीड पर शुरू होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो एकदम निरंतर गति से उसी पे चलते रहते हैं। एक उनकी लगातार गति स्थिर हो जाती है, जितने पर उतने पर वो बराबर चलते रहते हैं। हाँ। तो अगर ऐसे में फ्रिज कम ठंडा है तो भी वो अपनी स्पीड से चलता रहता है। उसने जो तय कर लिया वो वही करेगा। साधारण। आपको जल्दी है तो आप दूसरी ट्रेन पकड़ लीजिए। हाँ, और उच्चतम तापमान पर जब वो पहुंच जाता है तभी बंद होता है, मतलब मंजिल से पहले वो रुकता नहीं है। ये बात है। तो आपको तय करना पड़ेगा भैया किसके संग जाना है। हाँ, तो फिर इसी वजह से कई बार आपको फ्रिज में टिक की आवाज सुनाई देती है, होता है ना, टक से हो जाता है। वो भी इसीलिए सुनाई देता है। और दूसरी जो डिजिटल कंप्रेसर है वो उसकी स्पीड जो है वो जरूरत के अनुकूल रहती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो एक मेंटेन रखता है अपना। हाँ, कम स्पीड से शुरू होता है और ठंडा कम होने पर ही आगे बढ़ता है। मतलब ये नहीं कि अगर अब नहीं है तो भी तब बढ़ता ही चला जा रहा है। जी। और छोटे रेफ्रिजरेटर में साधारण कंप्रेसर सही काम करते हैं। डिजिटल कंप्रेसर जो है वो जो मध्यम या बड़े आकार के रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें बड़े काम के होते हैं और बड़े परिवारों के लिए हिसाब से ही होता है ना। हाँ, वो अच्छा रहता है वो। तो डिजिटल कंप्रेसर लंबे समय तक आपका साथ निभाते तो हैं, लेकिन राजुल बिटिया, गारंटी वारंटी इन सबको देखना बहुत जरूरी है। कंप्रेसर पर कितनी वारंटी देखना बहुत जरूरी है। सबसे महंगी चीज है और सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि हमारे कार्यक्रम में गीत सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी एक ब्रेक का समय हो। अच्छा, ये ओहो, ठीक टिक 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 टिक। ब्रेक पूरा हो गया, हम लौट आए।
हाँ ना, टिक 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 करते हुए हो गया पूरा किसी तरह से। लेकिन जब फ्रिज टिक टिक कर रहा था उसकी बात अगर हम करें तो फ्रीजर जो अलग रहता है और फ्रिज में जो हम सामान रखने का जो अलग व्यवस्था रहती है वो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको हर बार बर्फ तो निकालना नहीं रहता है, तो वो अपना आराम से बैठे रहते हैं अपना रानी खेत में, और नीचे वाले में आप शहर वाला काम करते रहिए। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो अगर जैसी जरूरत है, लेकिन अगर आपको नहीं उतने बड़े फ्रिज की जरूरत है तो भाई छोटा वाला ले लो, है ना? छोटा ले सकते हैं। और ये सब बातें तो है ही जरूरी कि आप जो अपना वारंटी वगैरह देख लीजिए वो सारी मतलब बाकी जो और भी नई चीजें बहुत सारी आ गई ना, जैसे कि प्लेट आती है, जेल प्लेट आती है, चीज नहीं खराब होती, पानी आदि जो निकल आता है, कूल पैड रहता है, दरवाजे पर एक लगा रहता है रबर का, वो सब चीजें जिससे कि ठीक से बंद रहता है। ठीक से बंद रहता है। और आजकल एक नया फीचर ये भी आ गया है कि अगर ज्यादा देर तक फ्रिज खोलेंगे तो फिर अलार्म बजने लगेगा। ऐसा? हाँ, डराओ मतलब ना, अब तो हम बड़े हो गए ना, तो इसीलिए तुमने लगवा दिया अलार्म, तुमने लगवा दिया अलार्म, इसीलिए लग गया वो। तो ये भी हो गया है। और वो एक चीज बहुत जरूरी होती है कि जो डिफ्रॉस्ट वाली प्रक्रिया होती है, उसका भी एक बार ध्यान दे लें और अच्छे से समझ लें कि डिफ्रॉस्ट कैसे होता है। ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जो फ्रिज खरीदने जाएं तो अपने बजट के साथ साथ और जो आप रंग ये सब पर जो भी आप चुनाव करें, उसके संग संग इन सब चीजों का ध्यान रखें। जो डिफ्रॉस्ट वाली बात है या कुछ जैसे पैडिंग वाली आदि बात है, बाकी फ्रीजर में जो सामान रखने का है व्यवस्था, सब कुछ वो सब इसलिए देखना बड़ा जरूरी है कि हम बड़ी खुशी में तो पहले वही बाहरी आवरण सब देख लेते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि अच्छा आएगा फ्रिज तो बड़ा साफ सुथरा रखेंगे, अच्छे से रोज पोछेंगे, अरे बड़ी अच्छी चीज आ रही है, बाद में डिफ्रॉस्ट करने में ना फिर हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। सही बात है। तो भाई ये सब चीजें हैं, सारी सुविधाओं के साथ लीजिए ताकि आप भी सुकून में रहे और फ्रिज को भी आराम मिले। हाँ, और हम गाना सुन सके। हाँ बिल्कुल। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले। ठंडे ठंडे नीम तले जो ठंडा का एहसास होता है वो रिश्तों में ना आने पाए बुआ, है ना? हाँ, ठंडा ठंडा
ठंडा ठंडा तो कहते कहते ऐसे मतलब डर लगने लगता है राजुल बिटिया, इसलिए ऐसे निकलते निकलते मुंह ऐसे रुक जाता है। सही बात है ना। लेकिन ठंडक जो होती है वो शीतलता अलग तरीके की होनी चाहिए, यानी सबको सुकून भी मिलना चाहिए, ऐसे रिश्ते हों। लेकिन अकेलापन जो है, जो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि हम अगर एक कमरे में बैठे हैं तो वो अकेलापन नहीं है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी दीवारें तो यूं ही बदनाम होती हैं, लोग एक कमरे में रह के भी अकेले रहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे पहले तो हमें अपने अकेलेपन के कारण का पता लगाना चाहिए। वो ऐसी कौन सी बात है या कौन सी वजह है जिससे हम इतना परेशान हैं या जिसकी वजह से हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर उस कारण को, उस वजह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो वजह अगर किसी से बात करके या मिलकर खत्म हो जाती है तो देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उस वजह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, कोई सोशल वर्क करना चाहिए और सबसे अच्छा काम संगीत सुनना चाहिए जो हर किसी का अकेलापन दूर करता है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। मेरे हालचाल पूछने पर झल्लाया न करो ए दोस्त, मेरे हालचाल पूछने पर झल्लाया न करो ए दोस्त, हाल पूछने की कीमत उससे पूछो जिनसे तन्हाइयों में किसी ने भी उनका हाल ना पूछा हो, है ना। तो ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, ऐसा ना सोचना हमने नहीं लिखा है। बहुत दर्द है, अकेलेपन का दर्द बहुत सालता है। जैसे कि ये एक संदेश दिख रहा है बुआ कि रिश्तों में अकेलेपन का मुख्य कारण है आजकल की जीवन शैली। बच्चे अपने अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हैं या मोबाइल पर, ये जानना भी बहुत मुश्किल है, ये भी नहीं पता लग पाता। मतलब इनका कहने का ये है, माँ बाप की सलाह या घर के मसलों से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। व्हाट्सएप पर सबको नमस्ते कहना और कुशल क्षेम पूछना जरूरी है बनिस्बत फ्लैट के दूसरे कमरे में लेटे माँ बाप से हाल चाल पूछने के। बुजुर्गों के अकेलेपन का यही एक कारण है। निदा फाजली साहब का शेर भी है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबा मिली है मगर हम जबा नहीं मिलता। हम जबा नहीं मिला, ये बात बिल्कुल सही है भाई। ये विषय ऐसा है, महसूस करने वाला विषय है। वो अकेलापन वैसा नहीं कि हम दो लोग बैठे हैं तो मान लें कि हम दो जन हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि महसूस करने वाला है कि दो लोग बात भी करते हैं लेकिन जब दिल नहीं मिलता तो बिल्कुल लगता है कि बेकार है सब कुछ। वो अकेलापन जो है वो अंदर बैठा ही रहता है, पेबस्त रहता है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा, अब इंतजार की आदत सी हो गई है, अब इंतजार की आदत सी हो गई है, खामोशी एक हालात से हो गई है, ना शिकवा ना शिकायत है किसी से क्योंकि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। वाह, क्या कहना। ऐसा ही एक संदेश हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ लोग अकेलेपन को सजा मानते हैं तो कुछ लोग जरूरत मानते हैं। अधिकांश लोग अकेलेपन और बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए भीड़ की तरफ भागते हैं, जबकि अकेलापन भले ही शुरू में बोझिल लगे लेकिन ये आपको वास्तविकता से रूबरू कराता है। ये इन्होंने उस अकेलेपन की बात की है जब अकेले रहते हैं। जी हाँ, तो अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दो अलग बातें हो जाती हैं। बहुत अलग बात है। लेकिन हाँ, ये अकेले रहने वाली बात भी जो है वो कहीं ना कहीं अकेलापन तो आ ही जाता है जब आप अकेले रहते हैं। वो भी अपने आप में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी आप नौकरी की वजह से कहीं अकेले रह रहे होते हैं या कोई और भी कारण हो सकता है। और एक और संदेश है कि रिश्तों में अकेलापन अच्छा व्यवहार दीपक के समान है जो प्रकाश प्रदान करता है। हमारा समग्र जीवन व्यवहार रूपी नौका पर टिका हुआ है। अगर व्यवहार अच्छा है तो सारा संसार अपना है, अगर व्यवहार बुरा है तो सारे जगत को छोड़ें, अपना परिवार वाले आस पड़ोस वाले भी अपने नहीं बनते। हमारे व्यवहार में ही दूसरे लोगों का व्यवहार झलकता है। कुछ इन्हीं कारणों से रिश्तों में अकेलापन महसूस होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे ही हमारे साथी और लिखते हैं कि जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें दूसरे के स्वभाव को जानने और पहचानने की जरूरत होती है। यही नहीं, एक दूसरे के दोस्तों, शौक और पसंद के साथ वक्त बिताने की भी कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। अगर आप केवल अपने बारे में ही सोचेंगे तो रिश्ते में दरार आएगी और अकेलापन बढ़ेगा। अच्छा, एक बात है, जैसे इन्होंने लिखा है कि अगर आप अपने ही बारे में सोचेंगे तो कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि जो सामने वाला है उसके तो अकेलापन उसका तो बढ़ेगा ही। कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम आपके साथ भी यही होने वाला है कि आप स्वयं भी अकेले रह जाएंगे। हाँ, मतलब इसीलिए तो एक समझौते पे आना जरूरी है कि अगर आपको आम और हमें इमली पसंद है तो एक बार तो चलिए आम खा लिया जाएगा लेकिन अगली बार इमली खाई जाएगी। किसी को अगर क्रिकेट और किसी को फुटबॉल पसंद है तो एक बार फुटबॉल मैच देखा जा सकता है लेकिन अगली बार क्रिकेट मैच जरूर देखा जाएगा। अरे यही तो बात हुई कि एक बार एक बच्चे को उसकी दादी ने दिया था, गीता गिफ्ट किया था।
अच्छा। तो उसने भी कहा कि फिर ठीक है, दादी जी के जन्मदिन पर हम फुटबॉल गिफ्ट कर देते हैं। तो तब समझ में आएगा। तो ऐसा है कि मतलब ऐसी बातें जो है ये ऐसी ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सोच समझ के ये सब काम अगर हम करते रहें तो देखो कहीं ना कहीं रिश्ते जो होते हैं, अगर हम दीपक का उदाहरण अक्सर लें, स्नेह की बात होती है, एक मिट्टी जो है वो हमारा शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है, मृणमय है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको स्नेह स्नेह यानी तेल डालना होता है। फिर जो बत्ती है वो हम हैं स्वयं, कहीं ना कहीं आप उसमें रिश्ते हो, सनते हो। फिर आपको उसमें ऊष्मा भी चाहिए, यानी कि जलना भी होता है। जलने का मतलब दो तरीके से है, यानी कि वो गर्माहट चाहिए, उसके संग संग आपको तपस्या भी करनी पड़ती है, कुछ त्याग भी करना पड़ता है, बिल्कुल, तब कहीं वो उजाला होता है, जिसको हम रिश्ता कहते हैं। क्या बात तो है। इसको करिए, देखिए फिर कितना मजा आता है। अच्छा, वो कुछ बातें और भी हैं। पसंद की तो एक बात हुई भी, कई बार जाने अनजाने लोग ऐसे भी तो कर जाते हैं ना कि अरे भाई फला जो है वो तो बहुत कमाते हैं, हाँ, उनके घर में तो हर सुविधा का सामान है, सब सारे सामान है, और उनकी जो पत्नी है वो तो हमेशा जेवरों से लदी रहती है, और कोई भी नया फैशन चलता है उसकी साड़ी उनके पास जरूर होती है। हाँ। अब सोचिए बेचारे पति को कैसा लगता है। और पति लोग भी ऐसा करते हैं कि फलानी है वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती कि उंगलियां खा जाओ। बताइए, मतलब उंगलियां खा जाएंगे इतने अच्छा खाना, तो वही घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। अच्छा वो हम लोग एक गाना सुन लें। अच्छा, इसके बाद ये बात और करना है ना? हाँ, बहुत बातें हैं। सितार में भूल जाए सारे गम, हंस रहे हैं फूल जो गा रहा है गुलसितां, लाख में हजार में भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में, बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी, हम नहीं करार में, हम नहीं करार में, दिल है करार में, भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में, बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। इश्क में ज़रर नहीं, कुछ हमें खतर नहीं, इश्क में ज़रर नहीं, कुछ हमें खतर नहीं, बिजलियों से डर नहीं, बिजलियों से डर नहीं, जल भी जाए आशियाँ, जल भी जाए आशियाँ, हाँ मगर बहार में
में बज रही है धुन यही रात के सितार में। तो अकेलापन अगर नहीं महसूस करना है तो कुछ ना कुछ भूलना भी पड़ता है। भूलना पड़े चाहे नहीं पड़े, वैसे तो भूलने की जो आदत है, यानी कि कुछ चीजें हम भूल ही जाते हैं, वो बहुत बड़ा कहना चाहिए प्रसाद है ईश्वर से मिला हुआ, प्रकृति से मिला हुआ हमें। बिल्कुल। अगर सारी बातें याद रहे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, लेकिन काम की चीज भूलना तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हाँ बुआ, उसके बारे में तो बहुत बुरे बुरे अनुभव हो चुके हैं कि पता चला स्टेशन पहुंच गए और जो लेके जाना था सामान वो भूल गए वहाँ। हमारे साथी ने तो कुछ ऐसे ही लिखा है। वैसे एक बार ऐसे ही हुआ था कि हम लोग वडोदरा गए गरबा खेलने, और जो चढ़िया चोली वाला बैग था यानी लहंगे पास वाला, वही रह गया। और हम लोग मतलब महिलाओं में 4 लोग थे, एक पुरुष बस थे, तो समझ लो चारों लोगों का तो बस हो गया गरबा। सच में हो गया, क्या करते। ये तो बहुत खतरनाक बात है। वैसे ही एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक परिचित हैं, तो उनकी बेटी बाहर जा रही थी और उसको अपना इंटरव्यू कोई देना था और साथ में उसके लैपटॉप था। अच्छा। अब उसने क्या किया कि वो कोई मिलने आया उससे, तो उसने लैपटॉप रखा, सीट पर रखा और भूल गई, जहाँ पर वो बैठी थी वेटिंग रूम में, वहां पर रखा और फिर वो भूल गई उसे चलते समय उठाना। और पता चला कि वो ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठने के बाद कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि चलो देखा जाए कि क्या क्या सामान, मतलब हमने क्या क्या चीजें सेव की हैं। लैपटॉप को ये ढूंढना शुरू किया जब उसने, तो पता चला याद आया लैपटॉप तो वहीं छूट गया। अब तो हाथ पैर फूल गए, क्या किया जाए। तो उसने जल्दी से फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया और जो था टीटी थे उनसे बात की, तो उन्होंने सुझाव दिया। फिर फोन वगैरह किया गया और उसका लैपटॉप सुरक्षित कर लिया गया। फिर वहां पहुंचकर उसको 2 दिन के बाद पूरी प्रक्रिया जब पूरी हो गई, तब उसको पहचान पूछी गई कि क्या उसकी पहचान है लैपटॉप की। ये सब पूछने के बाद तब उसे लैपटॉप तहकीकात पूरी कर, लेकिन तब तक तो अंगारों पे लौटना पड़ा ना। हो सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। पैसे का नुकसान, बाकी जो उसमें चीजें थी, जरूरी मालूमात, फोटो, यादें, बहुत सारी चीजें, वो सब उसी में थी। खजाना था, कह सकते हैं, था, है ना। तो बस ऐसा ही होता है। अच्छा बुआ, चलते चलते जैसे ऑफिस जाते समय ऐसा भी तो हो जाता कई बार कि खाने का डिब्बा रह जाता है। हाँ, वो तो बहुत 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 बार होता है। फोन भूल जाओ आजकल तो फिर तुरंत पता चल जाता है 5 मिनट के अंदर ही। लेकिन हमारे साथी लिख रही हैं कि आज याद आ रहा है वो दिन जब मेरी बेटी 1 वर्ष की थी और मैं अपनी बेटी के साथ पापा और बहन भाइयों से मिलने गई थी। करीब 10-15 दिन रहकर वापस जयपुर आ रही थी। पापा छोड़ने आ रहे थे, हम ट्रेन में बैठ चुके थे। भाई और बहन स्टेशन पर छोड़ने आए। 10 मिनट का स्टॉपेज था। ट्रेन चलने में शायद कुछ ही देर ही रही होगी कि अचानक ध्यान आया बेटी की दूध की बोतल तो घर पर ही रह गई। अब क्या करें, वो दूध ही पीती थी। सफर लंबा था। भाई बोला मैं ले आता हूँ। मैंने मना भी किया लेकिन वो नहीं माना। बोला नहीं, मैं तुरंत जाकर ले आता हूँ, क्योंकि घर रेलवे स्टेशन के नजदीक ही था। वो भागकर जैसे ही दूध की बोतल लेकर आया, ट्रेन धीरे धीरे रेलवे स्टेशन छोड़ रही थी और भाई भागता भागता चलती ट्रेन में चढ़ा। दूध की बोतल उसने पकड़ाई और तुरंत चलती ट्रेन से उतर गया। ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। भाई को उतरता देख बहुत घबराहट हुई, कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तो। वैसे भी कभी कुछ भूलती नहीं हूँ, पर उस दिन पता नहीं कैसे बेटी के दूध की भरी बोतल भूल गई। क्या बात है भाई। तो भाई ये होता मामा का जज्बा, तुरंत दौड़ते हुए कि भांजी भूखी ना रहे तो तुरंत। लेकिन ऐसा हर बार ये सुविधा नहीं होती कि कोई आपको पहुंचा ही दे। जैसे एक बार बहुत दूर पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था और वहां पर जो होता है ना, रोल नंबर ले जाना जरूरी होता है, हाई स्कूल का एडमिट कार्ड। तो पता चला वो रोल नंबर वाला जो एडमिट कार्ड था वो तो रह गया था। तो बस आंसू 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 आंसू। फिर किसी तरीके से मदद आई, लेकिन बड़ी देर से आई। तो ये देर भाई ना होने पाए। हम लोग एक गाना सुन लें और फिर आगे बढ़े। बिल्कुल। भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे कर जुआ को चीर गई चीर गई चीर गई। अपनियां भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे कर जुआ को चीर गई चीर गई चीर गई। अपनियां भूल गई है सोना।
शहनाई वाले तेरी शहनाई रे कलेजुआ को चीर गई चीर गई चीर गई। अपनियां भूल गई है सोना। आपस में मिलते दीवाने और हमसे हो रहे बहाने और हमसे हो रहे बहाने। चितवन कमान से जो ताने वो बान हमने पहचाने वो बान हमने पहचाने। नजरों की ये घात चोरी चोरी मुलाकातें हम जान गए जान गए जान गए। अपनियां भूल गई है सोना दिल पे हुआ है जादू टोना। शहनाई वाले तेरी शहनाई रे कलेजुआ को चीर गई चीर गई चीर गई। क्या हुआ? बुआ गाना बहुत अच्छा था भाई, मजा आ गया। तो आंखें तो भूल जाती हैं, तभी तो हम भूल जाते हैं ना सामान। हाँ, सामान तो भूलते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। देखो अक्सर ये मायके वाली जैसे बात इन्होंने लिखी थी कि मायके से निकले तो भूल गए, लेकिन जब पासपोर्ट आदि भूलते हैं तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है अपना एक वाकया। तो टिकट जो है ये तो बड़ी गड़बड़ चीज हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा मजेदार बात ये भी होती है कि आजकल जो अगर देखा जाए तो चार्जर लोग जरूर भूल जाते हैं। सही बात है, सही बात है वो ना। बहुत खतरनाक बात होती है। अरे खतरनाक क्या होती है, फिर खरीद लो दूसरा, फिर खरीद लो दूसरा। लेकिन खरीदने तक तो बिल्कुल एकदम टेंशन बना रहता है। हाँ। और एक दिन जो चार्जरों का जो भंडार बन जाता है घर में उसका क्या किया जाए। यही तो हम भी कह रहे हैं। एक संदेश है बुआ। हाँ। इनका भतीजा तो जो था वो ग्लासगो से इंडिया आ रहा था अपने बड़े भाई की शादी में। तो फिर क्या हुआ कि लंदन से फ्लाइट थी, तो जब वो लंदन पहुंचा तो उसको अचानक महसूस हुआ कि अपना पासपोर्ट वो भूल गया है। ओहो। अब पासपोर्ट भूल गया है तो फिर उसने अपने एक फ्रेंड को जल्दी से फ़ोन किया और जो दूसरी ट्रेन से जल्दी से, क्योंकि दूरी ज़्यादा थी तो ग्लासगो से वो उसने ट्रेन पकड़ी और तुरंत वहाँ पर आया और उसका जो पासपोर्ट था उसको एयरपोर्ट पे दिया, तब सौंपा जाकर गया। कहीं हाँ तब कहीं जाकर, नहीं तो यात्रा ही वो हो जाती। और फिर मौका ऐसा था कि बड़े भाई की शादी, उसमें तो हाँ, ना चूक शामिल नहीं हो पाए। सकते थे हाँ, आप। चूक नहीं सकते तो थे। जिंदगी भर नहीं तो आपको इस बात का मलाल रह जाता। एक बात और है कि कभी ऐसी स्थिति आए राजुल बिटिया, तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि घबराए ना, धैर्य से काम ले, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा। ये ज़रूरी है कि आप पहले एहतियात बरत लेना चाहिए। घर से निकलते समय या कहीं आप जा रहे हैं तो हर चीज़ को तकसीद कर लें कि हाँ ये हमें ले जाना है, बिल्कुल इत्मीनान से जाएं, है ना। और ऐसे नहीं कि बस निकल लिए, अच्छा हाँ ये होगा, पर्स में ये रखा होगा, एक बार फिर से देख लें सब चीज़ों को, तब निकले। और बिल्कुल उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इत्मीनान से 2 मिनट बैठ जाएं, गहरी गहरी सांस लें और सोच लें कि अब क्या हो सकता है ना, क्या संभावना क्या है संभावना है, क्योंकि अब ये तो हो गया है। उसके बाद देखें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब हमारी एक मित्र थी, उनकी बिटिया की शादी थी और अब तो जैसे होता है कि कहीं लॉन में जाके शादी की जाती है। अब वो पहुंच गए प्रियम बिटिया की शादी में, अब वहाँ पहुंच तो गए और वो तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी, बायने की ये वो सब 2 दिन पहले से रात भर जग के सब किया गया था। मिलने वाले लिफाफे जो होते हैं कि भाई बारात आएगी तो ताऊ से ताऊ मिलेंगे, मामा से मामा गले मिलेंगे, फिर लिफाफा थमाएंगे उनको, सब रखा था। अब वो मिलने वाला सारा लिफाफा जो घर में रह गया, सब लोग लॉन में चले गए। अब है कि कोई बात नहीं थी, लड़के वाले बड़े मस्त थे तो इसलिए खूब हंसी हुई कि अब ये जब लौटी तो बोली कर लो मिलने वाला लिफाफा। वहाँ भी थोड़ा याद आया, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई ऐसी मतलब कोई रोष या कोई नाराजगी नहीं थी, तो सब हंसी खुशी में गुजर गया। और उसके बाद आके खूब हंसे गए कि अब ये लिफाफे इतने किए क्या जाए, तो ये हम ही लोगों को बांट दिया जाए। तो खूब उसकी अभी तक खिंचाई रहती है, मतलब आपस में हंसी मजाक चलता रहता है कि भाई वो लिफाफे बहुत बच गए थे रखे हुए, तो बड़े बाद तक सालों तक काम आए कि किसी भी कोई त्योहार पड़ा, कुछ हुआ, टीका कर दिया, फिर बिटिया दामाद आया, फिर टीका कर दिया गया। हाँ। तो कुछ ऐसा ही चलता रहता है। अच्छा बुआ, वो तो पैसे थे तो काम आ गए। और एक किस्सा ये हुआ था कि जैसे तिलक चढ़ता है ना, हाँ। तो तिलक में मिठाइयाँ बनती हैं, अरे। तो वो जो लड्डू बनते हैं,
तो क्या हुआ कि तिलक चढ़ाने के लिए दूसरे शहर जाना था, जो जो भाई भाई थे वो सब अपना सब कुछ जो कुछ उन्हें तैयारी और की। दूसरी चीजें थी हाँ। वो सब लेके वो कार वार में बैठ गए, और जी जो लड्डू की बारात थी ना वो भाई घर में ही रह गई, लड्डू ओहो। बने हुए रखे हुए और वो तखत पर वैसे ही सजे रखे, और अपना भाई दोनों सारे भाई भाई लोग जो थे वो चले गए। अगर मतलब कहा जाए तो बारात चली गई और दूल्हा यहीं रह गया। दूल्हा रह गया। हाँ। अब वहां जाकर समझ में आया दूसरा शहर कि भाई लड्डू तो आए नहीं, और लड्डू तो जरूरी, मिठाई तो जरूरी, क्या किया जाए। तो आनंद फानंद पता लगाया गया और जाकर वहां पर जितने भी लड्डू थे खरीद वो लिए सारे गए। खरीद लिए गए, और इस तरह से फिर वो उन लड्डुओं का उपयोग तो हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे लड्डू बनते हैं ना थे। 11 किलो लड्डू और हाँ, ऐसे, अब उन अच्छे 11 से। किलो लड्डुओं का किया क्या जाए ये सोच सोच के लोग बड़े परेशान थे, और कुछ लोगों ने तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए झट झट खाना शुरू कर दिया खाना था। शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। हम्म। तो भाई सच बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कि कोई जो कह सकते हैं ना कि हर चीज का आप निकाल लें, सुलझा लें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सचमुच भारी पड़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या यूं कहें कि पैसे की हानि होती है और फिर वो रौनक नहीं रह जाती जैसे कि आपने पूरी तैयारी करके की थी। बिल्कुल। है ना? तो ये सारी बातें याद रखें और रिश्तों में ठंडापन ना आने दें। हाँ, बिल्कुल ना आने दें। और जब देखो हमारे साथी ने लिखकर भी भेजा है कि अकेलेपन के लिए अगर आप विविध भारती या कार्यक्रम सुनते रहते हैं तो आपके रिश्तेदार हो ना हो आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देता क्या है। बात है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ। हाँ, है ना? और अब इजाजत लेने का बुआ वक्त आ गया है। तो आपको आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।